ये समाजवादी पार्टी अपने जिन नेताओं की बात कर रही है उनको 3-3 साल जेल में सड़ना पड़ा। ये पार्टी उनके पीछे भी नहीं खड़ी हुई। जिस मुस्लिम लीडरशिप की बात कर रही है, इनके एमएलएस के पेट्रोल पंप तोड़े गए, इनके एमएलएस के घर ढाए गए और वो मुस्लिम एमएलए थे। ये पार्टी का एक नेता नहीं बोला। ये जो उत्तर प्रदेश में ही जो मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला प्रयागराज में, इनका एक नेता नहीं बोला। आज मुसलमानों पे जो तकलीफें गुजर रही हैं, एक नमाजियों पे एफआईआर होती है। मुरादाबाद में एक घर में नमाज पढ़ने पे एफआईआर करा दी वहां की सरकार ने। ये समाजवादी सोती रही। और ये समाजवादी जब बिल्किस बानो जैसे प्रकरण होते हैं तो उस पर जुबान उनकी सिल जाती है। वोट के टाइम पे इन्हें वोट चाहिए और उसके अलावा जब मुद्दे आते हैं, मसाइल आते हैं तो ये भाग जाते हैं। तब ये बन जाते हैं, बिल्कुल घर में छुप जाते हैं। इसलिए जनता सब जानती है। जनता ने एक प्रयोग कर लिया, आपको वोट देके देख लिया, आप में ताकत नहीं है। आप सिर्फ मुस्लिम वोट से ही जितने तुम्हें आपको वोट मिले उतने आपके कैंडिडेट हैं। अगर मुस्लिम वोटर नहीं होता तो आप वहीं आ जाते सिंगल डिजिट में। आप ठीक है, ये है, आप मुसलमान आप पे भरोसा करने वाला नहीं है। लेकिन पिछला चुनाव देखे कलीमुल हफीज इसको बताता नहीं है, क्योंकि आपने भी पूरी ताकत लगाई थी, बहुत सी सभाएं की थी उत्तर प्रदेश में आके। राकेश त्रिपाठी में आ रहा हूं, आपको इस मुद्दे पे एक तरह से रस आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। किशोर तिवारी, मेरा सवाल यह है कि शिवसेना का क्या पक्ष है? राहुल गांधी बेहतर विकल्प है? ये यात्रा बेहतर चीज है या रोड शो? नहीं, मैंने सुना सुनील यादव अजय उपाध्याय और राकेश त्रिपाठी जी को भी सुना मैंने, और एआईएम का भी पक्ष देखा। लेकिन मैं बताता हूं, महाराष्ट्र में हम कांग्रेस के साथ है, लेकिन मैं मेरी पार्टी की भूमिका भी स्पष्ट करता हूं। देखो, 2023 में जो चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहां तो कांग्रेस की साख पे रहेगी। फिर तेलंगाना, कर्नाटक, तो कर्नाटक में भी कांग्रेस ही रहेगी और टीआरएस रहेगी तेलंगाना में। तो ये तो बड़े राज्य है यहाँ। और त्रिपुरा भी है तो कांग्रेस का ही रोल रहेगा। तो ये जो राज्य है, ये राज्य का जो मैंडेट आएगा शायद 24 के चुनाव में बहुत रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं तुमको कि कांग्रेस कोई भी निर्णय ले, लेकिन आज की परिस्थिति में आप बंगाल ले लो या नीचे के राज्य ले लो या महाराष्ट्र का तरीका राज्य ले लो, आप रीजनल या उत्तर प्रदेश ले लो, रीजनल पार्टियों को इग्नोर नहीं कर सकते। हम बीजेपी को अगर विकल्प देना चाहते हैं तो विपक्षी एकता और वोट कटवा पार्टी जो है उनसे लोगों को सचेत करना है। लेकिन राकेश त्रिपाठी बोल रहे थे कि बीजेपी में 2 नेता ही नहीं है, और भी नेता है। उन्होंने 2 जने के नाम गिनवाए, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और नितिन गडकरी जी। मैं बताता हूं कि स्टेज पर है तो नहीं है, क्योंकि स्टेज पर तो केवल नड्डा जी बैठे हैं, सब नीचे बैठे हैं। लेकिन मुझे जहां तक मालूम पड़ा है कि ये सब लोग लाल कृष्ण आडवाणी के साथ अभी रिटायर्ड कर दिए गए हैं या किए जा रहे हैं। तो मैं अभी बता रहा हूं कि बीजेपी में जो भी निर्णय होते हैं वो अमित शाह और मोदी जी लेते हैं। तो बीजेपी में कोई प्रजातंत्र है, ये बात में कोई तथ्य नहीं है। दूसरी बात, ठीक है, मैं उसका उत्तर ले लूंगा, लेकिन बस मुझे एक बात बताइए किशोर तिवारी जी, आप कितनी उम्र तक काम करना चाहते हैं? कितनी उम्र तक आप राजनीति करना चाहते हैं? कम से कम मोदी जी जितनी उम्र के उतनी तो करना चाहता हूं। कोई बार होगा कि नहीं होगा? हाँ, कोई बार तो रखेंगे 80 वर्ष तक, 85 वर्ष तक, 90 वर्ष तक। नितिन गडकरी जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी, उनसे 4-4 साल छोटे हैं। एक समय के बाद आपको पार्टी का संरक्षक बनना पसंद होगा कि आप कहेंगे नहीं मैं ही चुनाव लड़ूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा? नहीं, सत्ता का मोह तो नहीं रहना चाहिए। और जो पदाधिकारी रहते हैं, अब आपकी बात का उत्तर आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया। राकेश त्रिपाठी, आंतरिक लोकतंत्र आपकी पार्टी में नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष जी आपके बैठे हैं ऊपर मंच पे, बाकी सबको आपने नीचे कुर्सियों पे बिठाया है। मुझे लगता है कि शायद यही समझ विस्तार करने की आवश्यकता है कि पार्टी में अध्यक्ष का क्या कद होता है। हमने देखा है कि अभी सलमान खुर्शीद ने कुछ दिनों पहले कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे के संदर्भ में क्या वक्तव्य दिया था, और स्पष्ट तौर पर उन्होंने राहुल गांधी को किस तरह से पार्टी का अभी भी सबसे बड़ा नेता बताया। मैं मानता हूं ये अध्यक्ष की गरिमा को कम करने जैसा होता है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्षीय प्रणाली की एक पार्टी है जहां पर अध्यक्ष सर्वोच्च होता है पार्टी के भीतर, और इसीलिए पार्टी की किसी भी बैठक की अध्यक्षता पार्टी का अध्यक्ष के द्वारा ही होती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक किशोर जी
अरे भाई मुश्किल है। आप ठाकरे परिवार के अतिरिक्त अभी आप निश्चित रहिए आदित्य ठाकरे की, इसके बाद अभी आप आदित्य ठाकरे की जिंदाबाद लगाएंगे। अभी एक एक करके ठाकरे परिवार की, ये जो परिवार के नाम पर राजनीतिक दल चलते हैं ना, एक परिवार की मिल्कियत के आधार पर कि एक पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पोता, उसके बाद उनका पुत्र, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। और ये लोग आकर के आज लोकतांत्रिक प्रणाली पर जब चर्चा करते हैं तो आश्चर्य होता है। एक मिनट तिवारी, एक मिनट, इनकी बात कंप्लीट हो जाए फिर वापस आपके पास आऊंगा, फिर प्रदीप जी के पास। बात शिवसेना की हो, देखिए तमाम सारे ऐसे पारिवारिक दल हैं। ये जो वंश परंपरागत से उम्मीदवार चुने जाते हैं, बाप MP था या बाप पार्टी का अध्यक्ष था, वो तो गलत बात है, लेकिन अब मतदारों को भी तो समझाना पड़ेगा। लेकिन मैं राकेश त्रिपाठी आपको इतनी बताना चाहता था कि ना ही तो मुरली मनोहर जोशी, ना ही तो नितिन गडकरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य है, और 14 लोगों को निमंत्रण भी दिया गया नहीं है। मेरी जिंदगी जानकारी ठीक तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां पर पूर्व अध्यक्षों की एक लंबी श्रृंखला है जिनसे भारतीय जनता पार्टी किसी भी विषय पर परामर्श कर सकती है। उसमें नितिन गडकरी जी भी है, लालू आडवाणी जी भी है, मुरली मनोहर जोशी जी भी है, उसमें वेंकैया नायडू जी भी है। आज भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरा कोई राजनीतिक दल बताइए जिसमें 3 या 4 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इनसे परामर्श हर पार्टी में केवल एक परिवार के लोग ही उनके आधार पर ही केवल पार्टी चल रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आंतरिक लोकतंत्र। ठीक है राकेश जी, किशोर जी, ठीक है, आप दोनों का पक्ष आ गया है। मैं प्रदीप कौशल जी आपसे यह समझना चाहता हूं, ये जो कार्यकारिणी है, ये 2023 में जो 9 राज्यों के चुनाव हैं उन पर फोकस्ड होकर काम करना है, क्योंकि हर राज्य की चुनौतियां अलग अलग हैं। 9 राज्यों को लेकर अलग अलग रणनीति बनाने को लेकर है, या 24 को लेकर जो नरेंद्र मोदी अपने स्टाइल में चुनाव लड़ते हैं, जो पिछला लड़ा उन्होंने, उस तरफ फोकस करने का प्रयास है? अभी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है भाजपा का, जहां तक रणनीति बनाने का प्रश्न है, 9 राज्यों के अंदर जो विधानसभाओं के चुनाव हैं उनके संदर्भ में, वो तो पहले से ही उस पर पार्टी आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। ये जो अवसर है वो अपने कार्यकर्ता को संदेश देने के लिए है, देश को संदेश देने के लिए है, और कैसे आगे मैसेजिंग करनी है। तो पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं, सदस्य हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, ये उनको एक संदेश दिया जाएगा ताकि वो उसको आगे ले जा सकें। इसके अंदर प्रस्ताव पास होंगे आर्थिक स्थिति के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय विषयों के ऊपर, और देश की वर्तमान राजनीति जो है उसको लेकर के। एक बात उठ रही है बार बार कि भाजपा जो है वो राहुल गांधी जी के उससे डर करके कर रही है। मुझे लगता है ये जो राजनीतिक संवाद में ये डर वाला एक विषय है, अक्सर केजरीवाल जी के मंच से भी आता है, कांग्रेस के मंच से भी आता है, तो उसका आकलन कैसे किया जाए डर का? आखिरकार चुनावी परिणाम जो निकलते हैं तो वही पता चल जाता है कि किसको किससे कितना डरने की आवश्यकता है। ये तो अनर्गल बात अवश्य है, पर यह जरूर है कि अभी विपक्ष जो है उसकी स्थिति स्पष्ट होनी बाकी है कि वो क्या रणनीति अपनाएगा। भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए कृत संकल्प है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन नेतृत्व जो है वो बहुत बड़ी कठिनाई है उसको लेकर के। दूसरी कठिनाई है कि सीटों का गठबंधन कैसे, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कौन दल कितनी सीट लड़ेगा। तीसरा, नेतृत्व कौन करेगा? ममता बनर्जी किसको नेता मानती हैं? मायावती जी किसको नेता मानती हैं? मायावती जी तो सभी सीटों पर कम से कम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के विपक्ष की जो स्थिति है उसमें अभी बहुत अनिश्चितता बनी हुई है। भाजपा तो इस अवसर का, क्योंकि 3 महीने के अंदर भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को अपनी बैठक करनी भी होती है, उनके लिए ये आवश्यक है। तो वो कार्यकारिणी हो रही है, उसमें पार्टी अपना संकल्प देगी, अपना संदेश देगी कार्यकर्ता को। जहां तक रणनीति का प्रश्न, वो तो बंद कमरे में बैठ करके होगी, और उसके ऊपर पहले से काम हो रहा है। 144 सीट हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिनको भाजपा अपनी दुर्बल सीटें मानती है, जिन सीटों के ऊपर वो चुनाव नहीं जीती है कभी, उन सीटों को कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाए। वरिष्ठ नेताओं के अंदर वो सीटों का बंटवारा हुआ है, 3 से 4 सीटें जो हैं वो वरिष्ठ मंत्रियों को दी गई हैं।